हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंशिया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हेरिडिटी और हेरिडिटी चेंजेस के बारे में, जो हमने थ्योरेटिकली कल पढ़ा था पीपीटी पे। आज हम उसके हैंड रिटन नोट्स आज हम देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा था सबसे पहले हेरिडिटी इवोल्यूशन के बारे में। तो हमारे पास जो डिफिनेशन है हेरिडिटी की, हेरिडिटी इज़ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। यानी कि हेरिडिटी मीन्स बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफ़र होना या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना। कहाँ से? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन जब ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर या जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है वो वाया द जीन्स, यानी जीन्स के थ्रू क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। इसी को हम हेरिडिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है वो है, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जोहान ग्रेगर मेंडल। क्या नाम है? जोहान ग्रेगर मेंडल। जोहान ग्रेगर मेंडल इज़ अ पियोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स 1886। क्योंकि जोहान ग्रेगर मेंडल ने हमें अपनी जेनेटिक्स की थ्योरी के बारे में बताया, जेनेटिक्स के बारे में बताया, जीन किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी मेंडल ने किए थे। इसी वजह से इन्हें पियोनियर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहा जाता है या फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने जो वर्क किया था वो कब किया था? 1886 में। उसके बाद हम आते हैं म्यूटेशनल थ्योरी की तरफ। म्यूटेशनल थ्योरी ये हुगो डी वेरिस ने दी है, और दी कब है? 1901 यानी कि 1901 में दी है। द रीज़न बिहाइंड सडन चेंज, यानी कि जब भी कुछ न्यूक्लियोटाइड में डीएनए में कोई सडन चेंज, अचानक से कोई बदलाव आता है, वे आर अंडरस्टूड बाय म्यूटेशनल थ्योरी। तो उसे हम म्यूटेशनल थ्योरी के बारे में म्यूटेशनल थ्योरी से समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है वॉल्टर एंड सुटोन। तो वॉल्टर एंड सुटोन ये भी क्या है? दो साइंटिस्ट है। इन्होंने अपना जो वर्क किया था वो 1902 में दिया था, यानी कि 1902 में। और इन्होंने ऑब्जर्व किया है, क्या किए हैं जी, क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ अ ग्रासोफर, यानी कि ग्रासोफर के सेल्स में पेट क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व करने वाले पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे वॉल्टर एंड सुटोन। इसी वजह से हमें पता चला कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, वो कै में होते हैं? पेड़ में होते हैं, यानी कि उनकी जोड़ी जोड़ी बनी हुई होती है। दो दो की क्या बनी हुई होती है? जोड़ी बनी हुई होती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, और अगर हम 46 क्रोमोसोम की जब जोड़ियाँ बना देते हैं, उन्हें पेड़ कर देते हैं, तो फिर हमारे पास 23 बन जाते हैं। इसी तरह से बच्चा, जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। लेकिन जो जीन्स, जो इन्फॉर्मेशन यानी कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र हो रहे थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे थे बच्चा? जीन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे थे। और ये जो जीन्स है, ये जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स। ये जीन्स किसके थ्रू कैरिड होते हैं बच्चा? क्रोमोसोम्स के थ्रू कैरिड होते हैं। इन 1944 यानी कि 1944 में ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट, तीन अलग अलग साइंटिस्ट, ट्रायो का मतलब होता है 3 और साइंटिस्ट, तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट कौन थे बच्चों? फर्स्ट वन था ओस्टवाल्ड एवरी, सेकंड वन था एम सी कार्थी, इसे मैकलिन भी कहा जाता था इन्हें, और थर्ड वन था कॉलिन मैकलियोड। ये तीन साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूव्ड किया कि एक्सेप्ट वायरसेस, यानी कि वायरसेस को छोड़कर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। यानी कि एवरी ने, मैकलिन ने और कॉलिन ने हमें बताया कि वायरसेस को छोड़कर जितने भी हमारे पास वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबके पास जेनेटिक मटेरियल है, सबके पास डीएनए है, लेकिन वायरसेस के पास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड। इन दोनों ने मिलकर 1961 में हमें बताया, यानी कि एक मॉडल प्रस्तुत किया, प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। यानी कि फ्रैंकोइस और जैकब ने हमें है कि नहीं एक मॉडल प्रस्तुत करके बताया प्रोटीन सिंथेसिस का, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरियल सेल के डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से ऑकर्ड होता है, ये फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनार्ड ने हमें बताया। अब इन सारी चीज़ों के यूजेस क्या है, यानी कि हेरिडिटी के, डीएनए के, जीन्स के, क्रोमोसोम्स के, इन सब का फ़ायदा क्या है? तो बच्चा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड हुई। इन सारे इन्फॉर्मेशंस की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड हुई जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिसीजेस।
तो बच्चों देखो, हमने कल ये जो है सो पूरी की पूरी थ्योरी हमने है कि नहीं पीपीटी में पढ़ी थी, जिसको मैंने हैंड रिटन नोट्स में आपको फिर से समझाया। ये सारा हम क्या कर चुके थे, कल पढ़ चुके थे। ओके बच्चा, अब इसके बाद हमारे पास है कि नहीं क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है एंड द ट्रांसलोकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कॉपिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट टू आरएनए, यानी कि जो डीएनए होता है वो अपने अपने छोटे छोटे सेगमेंट्स को आरएनए में क्या करता है, कॉपी करता है। कॉपिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट टू आरएनए यानी कि आरएनए बनाता है। इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन को हम आरएनए सिंथेसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। सो प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो डीएनए के सेगमेंट से जो आरएनए बनता है उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नाउ जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, अब हमें पता है कि जो जीन होता है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डीएनए के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ आरएनए पार्टिसिपेट इन द सफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी फंक्शंस, यानी कि हमारे बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं, तो क्या होता है कि जो भी फंक्शंस होते हैं बच्चा, तो डीएनए उसके अंदर हमारे पास डीएनए के पास सारी की सारी प्रोटीन सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन होती है। और ये सारे फंक्शंस के लिए वो आरएनए की हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेता है बच्चों, आरएनए की। इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए, यानी कि डीएनए के पास प्रोटीन सिंथेसिस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एंड सिंथेसिस एज पर रिक्वायरमेंट इज़ नेसेसरी टू द बॉडी, यानी कि जब भी हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो डीएनए है कि नहीं क्या करता है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, यानी कि हमारे बॉडी के प्रोटीन्स को बनाता है। प्रोटीन्स आर सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू आरएनए। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो हमारे पास क्या है प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस किसके थ्रू बनते हैं बेटा, डीएनए के थ्रू बनते हैं। यानी कि डीएनए उन्हें बनाता है, लेकिन हेल्प किसकी लेता है बनाने के लिए, तो आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड की हेल्प लेता है। और इसी प्रोसेस को, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के बनने के प्रोसेस को, जो कि डीएनए से बनता है और किसकी मदद लेकर बनता है, आरएनए की मदद लेकर बनता है, इसी को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। नाउ एमआरएनए, अब इसके बाद क्या होता है बच्चा कि एमआरएनए प्रोड्यूस्ड होता है। जैसे ही सेंट्रल डोग्मा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एमआरएनए प्रोड्यूस्ड होता है। एमआरएनए क्या है बच्चों, एमआरएनए इज अ मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, वो मैसेज एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए, यानी कि डीएनए पे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चा, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। तो ये न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से एमआरएनए क्या करता है, अपनी सीक्वेंस देता है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड फॉर सिंथेसिस, यानी कि डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसके कम्प्लीमेंट्री में एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड की क्या होगी बच्चा, सीक्वेंस होगी। और एमआरएनए क्या करेगा, मैसेज प्रोड्यूस्ड करेगा। क्या करेगा, मैसेज प्रोड्यूस्ड करेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए ये फिगर में मैं बता रही हूँ आपको कि ये जो आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है। सो अगर है कि नहीं, एडेनाइन 4 टाइप के होते हैं, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड दी यूरासिल। तो डीएनए में थायमीन होता है, लेकिन थायमीन के बजाय अगर एडेनाइन, साइटोसिन, यूरासिल हो जाए, थायमीन के बजाय क्या चेंज हो जाए, यूरासिल आ जाए, तो वो उसी को हम आरएनए कहते हैं। और अगर न्यूक्लियोटाइड्स में थायमीन हो तो हम उसको डीएनए बोलेंगे, अगर न्यूक्लियोटाइड में यूरासिल प्रेजेंट हो तो हम उसे आरएनए बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस एंड कम्स इनटू साइटोप्लाज्म। अब ये जो एमआरएनए बना था बच्चों, ये कहाँ पे बनता है, तो ये न्यूक्लियस में बनता है, क्योंकि ये जो सारा के सारा प्रोसेस है बच्चों, ये कहाँ पे हो रहा है, सेल में हो रहा है। और सेल कहाँ पे होते हैं बच्चों, सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और उसके बाद आसपास में होता है, सराउंडिंग में होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एमआरएनए क्या होता है, एमआरए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। एमआरएनए पहले न्यूक्लियस में फॉर्म होता है और फॉर्म्ड होने के बाद वो कहाँ पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। एंड बीइंग कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, और जब वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है बच्चा, तो जो मैसेज लाता है वो किससे लाता है, डीएनए से लाता है, और कोडेड फॉर्म में लाता है। जैसे कि कोडेड फॉर्म में आपने सुना होगा कि कोड लैंग्वेजेस होते हैं अलग अलग। तो जब है कि नहीं, कोड लैंग्वेज बोले तो इशारे की लैंग्वेज भी हो सकती है या डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे कोड में है कि नहीं क्या रहेगा, यहाँ पे कोड में अमाइनो एसिड हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। तो अब ये जो मैसेंजर आरएनए कोडेड लैंग्वेज में मैसेज लाता है, उसको डिकोड करना
ज़रूरी हो जाता है। तो डिकोड कैसा होता है ये हम आगे देखेंगे। तो देखो बच्चा, मैसेज कंटेन द कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। अब ये जो mRNA कोड लेकर आ रहा है वो किसके लिए लेके आ रहा है? अमाइनो एसिड्स के लिए। क्यों बच्चा? अमाइनो एसिड्स के लिए ही क्यों ला रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस किससे होती है? तो अमाइनो एसिड्स होती है, यानी कि अमाइनो एसिड्स के ज्वाइनिंग से ही प्रोटीन बनते हैं। तो डीएनए से जो कोडेड मैसेज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है बच्चों? अमाइनो एसिड के लिए आ रहा है। कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोड होता है। कितने अमाइनो एसिड के लिए? एक अमाइनो एसिड के लिए। देखो बच्चों, एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोड होता है और एक कोड में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर? 3 न्यूक्लियोटाइड। तो एक अमाइनो एसिड के लिए जो एक कोड बनता है बच्चों, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसी को हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। अब ये जो ट्रिपलेट कोडॉन थे, इसको है कि ने डिस्कवर किया था डॉक्टर की इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना। किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। और इनके साथ साथ 2 और कलीग्स भी थे जिन्होंने उनके साथ वर्क किया था। ये तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, हमारा मैसेंजर mRNA कोड लाता, कोडेड फॉर्म किसके लिए, कोड किसके लिए रहता? अमाइनो एसिड के लिए रहता। और जो एक कोड रहता उसके अंदर कितने हैं कि नहीं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड रहते? 3 न्यूक्लियोटाइड रहते, जिसको हम ट्रिपलेट कोडॉन बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोसेस नेक्स्ट शुरू होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के मीनिंग ही ये होते हैं बच्चा कि किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करना है। जैसे कि आप इंग्लिश में हिंदी करते हो, मराठी में उर्दू करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। लेकिन क्योंकि डीएनए में हमारे पास कुछ हिंदी या मराठी लैंग्वेज का तो ट्रांसलेशन हमें करना नहीं है। हमें ट्रांसलेशन किस चीज़ का करना है? तो बेटा जो कोडेड मैसेज आया था, mRNA ने डीएनए से जो कोडेड मैसेज लाया था, किसके लिए? अमाइनो एसिड के लिए। उसी का हमको ट्रांसलेशन करना है। उसी कोड को हमें क्या करना है? डिकोड करना है। सो mRNA इज न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन ऑन mRNA। अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA, यानी कि mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स। जो मैसेंजर RNA है उसके पास ऐसे हज़ारों टाइप के कोड हो गए, ठीक है, बहुत सारे कोड हो गए, ठीक है, जो अमाइनो एसिड्स के लिए आएंगे। तो अब ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है? ट्रांसफ़र आरएनए के पास उस कोड का एंटी कोड होता है। क्या होता है? उस कोड का एंटी कोड होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए सप्लाइड बाय tRNA। अमाइनो एसिड के लिए जो भी मैसेज आया था वो सप्लाई हो रहा है। किसके थ्रू सप्लाई हो रहा है? तो tRNA यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए का काम, tRNA का काम ही क्या करना है? कि ट्रांसफ़र करना है एक चीज़ को दूसरी जगह। अब tRNA हैज़ एंटीकोडॉन, क्योंकि tRNA के पास एंटीकोडॉन होते हैं। तो जो tRNA है वो क्या करता है? मैसेंजर आरएनए जो भी कोड ला रहा है उसको ट्रांसफ़र भी करता है और उसको डिकोड भी करता है। 2 काम करता है। क्या करता है? ट्रांसफ़र भी करता है और एंटीकोडॉन से डिकोड भी करता है। एंड हैविंग कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA, यानी कि अब है कि नहीं आपके पास जो mRNA पे जो कोडिंग थी तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन आपको कहाँ मिलेगा? tRNA। इसी वजह से हम इसको कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी बोलते हैं। सो दिस ऑल प्रोसेस इज अबाउट द ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिगर बता देती हूँ ट्रांसलोकेशन के पहले देखिए बच्चा, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, यानी कि डीएनए के छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं वो आरएनए पॉलीमर्स में चेंज्ड हो रहे हैं। इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेशन में है कि नहीं जो कोड है mRNA के पास जो भी कोड है वो tRNA, ये है हमारा tRNA क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है और एंटीकोडॉन करता है। और ट्रांसलोकेशन भी आप इसमें देख लीजिए जब तक के लिए, मैं आगे भी आपको समझाती हूँ। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है बच्चा कि लोकेशन का चेंज करना। तो ये देखिए, ये mRNA है और ये है राइबोसोम है और ये कोडॉन है। तो यहाँ पे है कि नहीं 3 के डिस्टेंस से क्या होता है? स्वीपिंग अप होती है। तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ अब ट्रांसलोकेशन के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चों, ट्रांसलोकेशन के बारे में यहाँ पे आइए। ट्रांसलोकेशन क्या है? अमाइनो एसिड्स ब्राउट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि अब जो ट्रांसफ़र आरएनए डिकोडिंग करके जो अमाइनो एसिड्स ब्राउट किए थे वो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं बच्चा? तो ये केमिकल सीक्वेंस से बने हुए बाउंड होते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। लेकिन इन्हों मदद किसकी लेते हैं बच्चों? तो इन्हों मदद लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए की मदद लेते हैं।
क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्हें पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाना होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर ट्रांसलोकेशन में सबसे पहले अमाइनो एसिड ब्राउट होते हैं, कहाँ से? टीआरएनए से, फिर वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और किसकी मदद लेते हैं? आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए की मदद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों? राइबोसोम कीप्स मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एमआरएनए। देखो बच्चों, राइबोसोम कीप्स मूविंग, ये यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। इधर आइए, एक फिगर बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा ऊपर जाते हैं हम इसके लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो, ये है राइबोसोम्स, ये है एमआरएनए। ये एमआरएनए की एक एंड हो गई समझ लीजिए, और ये है दूसरी एंड हो गई समझ लीजिए। ये एक एंड है और ये क्या हो गई? दूसरी एंड हो गई, और ये है राइबोसोम, ठीक है। तो अब टीआरएनए ने क्या किया था? यानी कि ये टीआरएनए ने क्या किया था? आपको अमाइनो एसिड्स जो दिए थे, वो अमाइनो एसिड्स क्या हो रहे हैं? किसके साथ? राइबोसोम्स के साथ, यानी कि आरआरएनए के साथ कंबाइंड होकर पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। और उसके बाद ये एक एमआरएनए से दूसरे एमआरएनए पे क्या हो रहे हैं? वो एक आरएनए से दूसरे आरएनए पे क्या हो रहे हैं? स्वीप अप हो रहे हैं, यानी कि अपने लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, आप हमारा प्रोसेस देख लीजिए। अब यहाँ पे हमने फिगर में सब कुछ समझ लिया है। तो यहाँ पे इन दिस प्रोसेस, राइबोसोम्स इन दिस प्रोसेस मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर ऑन एमआरएनए, यानी कि यहाँ पे राइबोसोम्स एमआरएनए पे मूव ऑन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मूव ऑन हो रहे हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ ऑन ट्रिपलेट कोडॉन। और इनका जो डिस्टेंस होता है वो 1 ट्रिपलेट कोडॉन का होता है। कितना होता है? ट्रिपलेट कोडॉन का होता है। तो ये जब स्वीप ऑफ हो रहे हैं तो अपना ये अपनी लोकेशन चेंज करते। जब ये कीप्स मूविंग हो रहे हैं, यानी कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम उसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और इस ट्रांसलोकेशन का पूरा प्रोसेस होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड प्रोटेक्शन कंट्रोल वेरियस फंक्शंस। और ये प्रोटीन कंट्रोल वेरियस फंक्शंस, यानी हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इसकी वजह से क्या होते हैं बच्चों? कंट्रोल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है म्यूटेशन। मैंने पहले भी आपको समझाया था। म्यूटेशन का मतलब ही होता है कि सडन चेंज इन जीन्स, यानी कि जीन्स के अंदर अगर कोई भी सडन चेंज हो जाता है तो हम उसको म्यूटेशन बोलते हैं। एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंज इट्स पोजिशन, यानी कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसके अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं, और इसी एरर्स की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। सो इट इज़ अ वन ऑफ द प्रूफ फॉर अ डार्विन्स थ्योरी। तो इस टाइप के प्रूफ डार्विन्स ने अपने थ्योरी में लिए हैं, और इनकी जो थ्योरी का नाम है वो है नेचुरल सिलेक्शन। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि म्यूटेशन के बारे में, कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशन की जो थ्योरी है वो हुगो डी वेरिस ने दी थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में है कि नहीं क्या करते हैं, इसके आगे का चैप्टर देखेंगे। जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।